गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, जिसमें दो लॉ अभी आपको डिस्कस किया गया था। एक था बॉयल्स लॉ और दूसरा था चार्ल्स लॉ। थोड़ा सा पहले ये दो लॉ पढ़ने के बाद कुछ ग्राफिकल आइडिया आपको दे दें। एक क्वेश्चन भी दिए थे लास्ट क्लास में आपको कि सॉल्व करने के लिए, उसका अगर आप आंसर लाए होंगे तो 1.5 लीटर उसका आंसर होगा। खैर, अब आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, पहले तो ये बात जानिएगा कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी है मान लीजिए, और अगर वो एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि ये बढ़े तो ये भी बढ़े, ये घटे तो ये भी घटे, तब अगर इस तरीके के केस में इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरीके से। कब? जब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर तब। और अगर मान लीजिए कि कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों एक दूसरे पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली नहीं इनवर्सली, उस केस में अगर इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए, इसके बीच में और इसके बीच में, तो ग्राफ इस तरीके से होगा। हाइपरबोला ये ग्राफ है, हाइपरबोला ग्राफ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोल सकते हैं। दिमाग में रखेंगे कि अगर दो क्वांटिटी के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि ये बढ़ा रहे हैं तो ये घट जा रहा है, ये घटा रहे हैं तो ये बढ़ जा रहा है, तो ग्राफ ऐसा होगा। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर रिलेशन है तो ग्राफ इस तरीके का होगा। आप जो बॉयल्स लॉ पढ़े, अगर हमको बोला जाए कि बॉयल्स लॉ का ग्राफ ड्रॉ करना है, बॉयल्स लॉ का, तो आप बॉयल्स लॉ में क्या पढ़े? बॉयल्स लॉ में आप पढ़े कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। बॉयल्स लॉ में यह था, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था। अगर दो क्वांटिटी के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, अब बोल दे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर आपको, तो ग्राफ इस तरीके का होगा, ऐसा हाइपरबोला वाला ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ होगा। ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ हुआ। इस ग्राफ को हम लोग आइसोथर्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो ग्राफ ऐसा हो गया। अगर यही ऐसा हो, कोई पूछ दे कि बॉयल्स लॉ का ग्राफ बनाइए, एक तरफ प्रेशर दे दे, एक तरफ 1/वॉल्यूम दे दे, तब जल्दी में ऐसे नहीं बना दीजिएगा। ऐसे बनाइएगा तो फिर गलत हो जाएगा। ये प्रेशर और वॉल्यूम नहीं है, 1/वॉल्यूम है। 1/वॉल्यूम और ये तो आमने सामने है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हुआ, तब ग्राफ इस तरीके से बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये बॉयल्स लॉ के ग्राफ में ये बात दिमाग में रखना है। अब आइए चार्ल्स लॉ का ग्राफ बताते हैं। कुछ नहीं है, आपको ग्राफ एकदम हल्का सा पढ़ना है। दिमाग में रखिए कि दो चीज के बीच में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बीच का रिलेशन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बीच का रिलेशन है तो जो ग्राफ है वो हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। अगर मान लीजिए कि आपको चार्ल्स लॉ का ग्राफ देखना है, चार्ल्स लॉ का, तो चार्ल्स लॉ में आप पढ़ें कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाइएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में अगर आप ग्राफ बनाइएगा, कोई आपको बोल दे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाइए, तो यहां पर थोड़ा सावधानी बरतना है। कोई भी बोले कि चार्ल्स लॉ का ग्राफ बनाओ, तो आपसे कोई ये पूछना होगा कि टेम्परेचर भाई किस चीज में बोल रहे हो, केल्विन में कि डिग्री सेल्सियस में? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है मान लीजिए,
और आप अगर इस तरीके से ग्राफ अगर बना दीजिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो ग्राफ गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले क्लास में आप ये पढ़े हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं कहते हैं। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये ओरिजिन है, जीरो है, तो यहां पर किसी गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं होगा। -273 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम जीरो होता है। अगर ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो आपको ग्राफ को ओरिजिन से नहीं, ओरिजिन से कुछ दूर से पास करवाना होगा। ये इस तरीके से कि अगर मान लीजिए कि कुछ दूरी पे यहां लिख दिए 100 डिग्री सेल्सियस, फिर लिख दिए 200 डिग्री सेल्सियस, फिर लिख दिए 300 डिग्री सेल्सियस, फिर लिख दिए 400 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इस तरफ अगर एक्सिस बनाए तो जितना दूर पे 100 है उतना ही दूर पे होगा -100, उतना ही दूर पे होगा -200, उतना ही दूर पे होगा -300, कहीं पर होगा -273 डिग्री सेल्सियस। और ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम जीरो होता है। तो इसको यहाँ से ऐसे मिलाना होगा। मतलब ये ओरिजिन से इतना दूर से पास करेगा कि अगर इसको इधर प्रोड्यूस किया जाए तो -273 डिग्री पे कट करे। चार्ल्स लॉ के ग्राफ में ये दिमाग में रखना है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ अगर बनाना है तो ये देख लेना है कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है कि टेम्परेचर केल्विन में है। अगर मान लीजिए कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है और टेम्परेचर केल्विन में है तो डायरेक्ट ओरिजिन से ग्राफ पास कर जाएगा, क्योंकि 0 केल्विन वो टेम्परेचर है। -273 डिग्री सेल्सियस को ही 0 केल्विन कहते हैं। 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम जीरो होता है, तो यहां ओरिजिन से पास करेगा। लेकिन इसमें ओरिजिन से पास नहीं करेगा डिग्री सेल्सियस है तो, क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर गैस का वॉल्यूम जीरो होता है। तो ये ओरिजिन से दूर से पास करेगा, इतना दूर से कि अगर इसको इधर प्रोड्यूस करें तो -273 पर ये कटना चाहिए। तो ये अभी आपको ग्राफ बताएं बॉयल्स लॉ का और चार्ल्स लॉ का। आज आपको हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप अभी फॉर्मूला का जो पन्ना बनाए हैं उसमें आप 2 फॉर्मूला लिखे हैं। एक लिखे हैं P1 V1 बराबर P2 V2, और ये है बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला आप पढ़े हैं V1/T1 बराबर V2/T2। ये 2 फॉर्मूला अभी तक आप पढ़े हैं। आज आपको भी हम बहुत सारा फॉर्मूला पहले डिराइव कर दे रहे हैं ताकि उस पर रिलेटेड सवाल हम आपको अगले क्लास में करवाएं। तो आज का जो क्लास है वो डिफरेंट फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो ध्यान देने वाला क्लास है। ये तो ग्राफ आप कॉपी पर नोट कर ही लेंगे, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ वाला। ये तो ग्राफ बेहद इंपॉर्टेंट है ही। क्वेश्चन अभी कुछ करवाए हैं, अभी और भी क्वेश्चंस होगा, लेकिन अभी लॉ केवल 2 ही हुआ है। एक है बॉयल्स लॉ, एक है चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला है P1 V1 बराबर P2 V2। चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला है V1/T1 बराबर V2/T2। इसको पहले नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग हेडिंग देंगे कॉपी पे, थर्ड लॉ, गै-लुसैक लॉ। पहले तो इसका स्टेटमेंट लिखवाने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, at constant volume pressure of a gas is directly proportional According to this law, at constant volume, pressure of a gas is directly proportional to its temperature. देखिए,
ये लॉ कहता है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका मतलब है कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो गैस का प्रेशर टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हटाएंगे तो कांस्टेंट डालेंगे। अगर टेम्परेचर को अगर इधर कर दें P/T तो ये होगा कांस्टेंट। अगर ये दो चीज का रेशियो कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू कुछ भी लें, इसका वैल्यू कुछ भी लें, रेशियो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। मतलब ये P1 है, ये T1 है, तब भी कांस्टेंट। और अगर ये P2 और ये T2 है तब भी कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट बराबर है तो P1/T1 बराबर P2/T2 होगा। ये एक फॉर्मूला हो गया गे-लुसैक लॉ का। तो फॉर्मूला वाला पन्ना में 3rd नंबर में फॉर्मूला लिख लेंगे P1/T1 बराबर P2/T2। इसके बाद फिर जो हम लोग लॉ पढ़ेंगे छोटा सा, वो है एवोगैड्रो लॉ। अभी जिस तरीके से छोटा छोटा आपको लॉ बता रहे हैं वैसे आपको लॉ लिखते जाना है कॉपी पर। पहला है P1V1 बराबर P2V2, दूसरा है V1/T1 बराबर V2/T2, तीसरा है P1/T1 बराबर P2/T2। अब जो अगला लॉ है वो लिखेंगे एवोगैड्रो लॉ। इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at constant pressure and temperature, at constant pressure and temperature, volume of a gas depends directly on number of moles of gas। देखिए ये लॉ कहता है कि जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट P एंड T, जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होगा तब गैस का जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मोल्स पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर आप प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट डालेंगे। उसी प्रकार से V/N बराबर हो जाएगा कांस्टेंट, तो V1N1 कांस्टेंट, V2N2 कांस्टेंट। फॉर्मूला हो जाएगा V1/N1 बराबर V2/N2। ये अगला रिलेशन हो गया। इस पर कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं है किताब में, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला है, पढ़ना है आपको, ये भी फॉर्मूला लिखवा दिए। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने जा रहा है, इसका हम लोग यूज करते हैं इसके बाद वाले लॉ में, इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है। दिमाग में रखेंगे, एक बात आप पढ़े हैं बॉयल्स लॉ, उसमें था कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। दूसरा आप पढ़े चार्ल्स लॉ, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तीसरा पढ़े गे-लुसैक लॉ कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। चौथा पढ़े एवोगैड्रो लॉ कि जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है तो जो गैस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पर। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कंबाइंड गैस लॉ। 5वां नंबर में अब हेडिंग देना है कंबाइंड गैस लॉ। पांचवा नंबर में लिखेंगे कंबाइंड गैस लॉ। इसमें सबसे पहला लाइन लिखेंगे कि दिस लॉ
is combination of this law is combination of Boyle's law, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। तीन लॉ को मिला के दिया गया है ये कंबाइंड गैस लॉ। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, ये तीनों मिला के बना है कंबाइंड गैस लॉ। देखिए, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में उल्टा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये आया है आपको फ्रॉम बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में यही पढ़े कि वॉल्यूम और प्रेशर में उल्टा रिलेशन, वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये पढ़े हैं फ्रॉम चार्ल्स लॉ। और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ये पढ़े हैं फ्रॉम एवोगैड्रो लॉ। इन्हीं तीनों लॉ को मिलाकर कंबाइंड गैस लॉ दिया गया है। तो इन तीनों को कंबाइन करने जा रहे हैं। 3 भी के बदले में 1 भी, 3 प्रोपोर्शनल के बदले में 1 प्रोपोर्शनल, सामने में n है, सामने में t है और नीचे में p है। p को अगर इधर क्रॉस कर दें तो होगा p भी प्रोपोर्शनल nt। अगर ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दें तो कांस्टेंट डालेंगे, ये कांस्टेंट है r, तो P भी बराबर nRT। इस इक्वेशन को कंबाइंड गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। और ये जो R है इसको आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आया PV इज इक्वल्स टू nRT। आगे इस फॉर्मूला को बता रहे हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए, अभी जो PV बराबर nRT आया उसको ये तो बता दिए कि इसी को आइडियल गैस इक्वेशन या इसी को कंबाइंड गैस इक्वेशन कहते हैं, R को आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं। ये दिमाग में रखिएगा वैल्यूज ऑफ R के बारे में कि R का क्या वैल्यू है। R का एक वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये इस चैप्टर में यूज होगा कब, अगर वॉल्यूम लीटर में हो, प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो तब। R का एक वैल्यू होता है 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। अगर प्रेशर बार में हो, वॉल्यूम लीटर में, तब ये यूज होगा। फिर दिमाग में रखिए R का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जो इस चैप्टर में यूज नहीं होगा। ये एनर्जी से रिलेटेड यूनिट है, ये यूज होगा आपको अगले वाले चैप्टर में, लेकिन यहीं पर लिख दिए हैं 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। ये भी R का वैल्यू है। तो R का ये चारों वैल्यू आप याद रखिएगा, इस चैप्टर में ये और ये ज्यादा यूज होगा। तो PV बराबर nRT, अगला फॉर्मूला लिखवा दिया गया। अब सुनिए, यहां पर इस फॉर्मूला में P का मतलब तो प्रेशर है, V का मतलब तो वॉल्यूम है, R का मतलब गैस कांस्टेंट, T का मतलब टेम्परेचर, N क्या है, तो N है नंबर ऑफ मोल्स, N है मोल, और मोल होता है स्मॉल m बाई कैपिटल M। स्मॉल m कहने का मतलब है मास इन ग्राम, और ये कैपिटल M है फॉर्मूला मास, मास बाई फॉर्मूला मास। कभी भी मोल निकालना होता है तो मास बाई फॉर्मूला मास हम लोग करते हैं। तो यहां ये जो n दिख रहा है, अब इस n के जगह पे ये मास बाई फॉर्मूला मास अगर लिख दें तो फॉर्मूला हो जाएगा PV इज इक्वल्स टू मास बाई फॉर्मूला मास RT। ये भी फॉर्मूला है, इस पर भी न्यूमेरिकल मिलेगा।
तो छठा नंबर में लिख दे रहे हैं PV इज इक्वल्स टू मास बाई फॉर्मूला मास RT। अब ध्यान से कुछ देखिएगा कि किस तरीके से अब अगला फॉर्मूला आने जा रहा है। देखिए, अगर ये वॉल्यूम को बराबर के इस तरफ भेजे तो लिखेंगे P इज इक्वल्स टू M बाई V। वॉल्यूम को इधर भेज दिया, यहां RT तो है और ये फॉर्मूला मास भी है, लेकिन ये मास बाई वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। ये जो मास बाई वॉल्यूम है इसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। तो D RT बाई M, एक ये भी फॉर्मूला हो गया, P इज इक्वल्स टू DRT बाई M। तो सातवां नंबर लिख रहे हैं P इज इक्वल्स टू DRT बाई M। दिमाग में रखिए कि जो भी फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं वो सारे फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। ये मास है, ये वॉल्यूम है, मास बाई वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो वही लिखा हुआ है D। ये जैसे गैस कांस्टेंट है, ये जैसे टेम्परेचर है, ये जैसे फॉर्मूला मास है, वही लिखा हुआ है। अब सुनिए, ये जो रिलेशन आया है P इज इक्वल्स टू DRT बाई M, अगर क्या करें कि D को यहीं छोड़ दें, T को यहीं छोड़ दें, प्रेशर को बराबर के इस तरफ ले आएं, तो D को यहीं छोड़ दिए, T को यहीं छोड़ दिए, अब प्रेशर को बराबर के इधर ले आए तो नीचे आ गया। अब जो इधर बच गया उसको बराबर के इस साइड ले जा रहे हैं, तो M नीचे है, बराबर के इधर आएगा तो ऊपर, R ऊपर है, बराबर के इधर आएगा तो नीचे। बात समझिए, इसी को केवल रीअरेंज किए हैं, dt, ये P को इधर ले आए, dt बाई P, M और R बराबर के इस तरफ चला गया। M क्या है? तो फॉर्मूला मास। M क्या है? फॉर्मूला मास। किसी भी गैस का फॉर्मूला मास कभी चेंज नहीं करेगा। जैसे हम बोल दें H2, तो एक H का मास होता है 1, तो H का मास हो गया 2, ये कभी चेंज नहीं करेगा। H2 का फॉर्मूला मास हमेशा 2 होगा। अगर N2, तो एक N का मास होता है 14, तो 2 N का मास होगा 28। फॉर्मूला मास मतलब कि कांस्टेंट है किसी भी गैस के लिए, कांस्टेंट फॉर अ गैस। ये जो फॉर्मूला मास है वो किसी भी गैस का कभी बदलता नहीं है, कांस्टेंट है किसी गैस के लिए। ये R तो खैर कांस्टेंट है ही, गैस कांस्टेंट। अब dt बटा P, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट हुआ। अब dt बाई P अगर कांस्टेंट है तो d1 t1 बाई P1 भी कांस्टेंट होगा, d2 t2 बाई P2 भी कांस्टेंट होगा। तो यहां से फॉर्मूला आएगा d1 t1 बाई P1 इज इक्वल्स टू d2 t2 बाई P2। इस पर भी न्यूमेरिकल मिलेगा। तो आठवां नंबर फॉर्मूला है d1 t1 बाई P1 इज इक्वल्स टू d2 t2 बाई P2। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए, जो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हैं, PV इज इक्वल्स टू nRT, ये जो हम लोग इसके बाद लिखना है कि ये जो हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं PV इज इक्वल्स टू nRT, यहाँ पर P का मतलब है प्रेशर ऑफ गैस, V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये है आइडियल गैस कांस्टेंट, ये है टेम्परेचर। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1 है, गैस 1 मोल है, तो PV इज इक्वल्स टू क्या होएगा? PV इज इक्वल्स टू RT होगा। अब PV बाई अगर T कर दें तो ये R के बराबर होगा, जो कि एक कांस्टेंट है। तो अगर PV बाई T अगर कांस्टेंट है तो P1 V1 बाई T1 भी कांस्टेंट होगा, P2 V2 बाई T2 भी कांस्टेंट होगा। तो फॉर्मूला आ जाएगा P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। आप देख रहे हैं किस तरीके से फॉर्मूला आते जा रहा है। ये सारे फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलने वाला है। तो अभी आपको
ये 9 फॉर्मूला दिया गया। अभी और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, इस चैप्टर में फॉर्मूला बहुत है, इसीलिए बोले कि एक पन्ना आपको बना लेना है जिसमें इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखते चलना है। अभी आपको 9 फॉर्मूला तैयार कर लेना है। एक है P1 V1 बराबर P2 V2 बॉयल्स लॉ, ये है V1/T1 बराबर V2 T2 चार्ल्स लॉ, P1/T1 बराबर P2 T2 गे-लुसैक लॉ, V1/N1 बराबर V2 N2 एवोगाड्रो लॉ, PV बराबर nRT, ये हो गया कंबाइंड गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन। इसके बाद इसी से ये सारा आया है PV = m/m/RT, P = dRT/m, d1T1/P1 = d2T2/P2, P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, किताब का NCERT का आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, using the equation of state PV = nRT, using the equation of state PV = nRT, so that at a given temperature density of a gas is proportional to gas pressure P। बात सुनिए, ये क्वेश्चन है कि PV बराबर nRT को यूज करते हुए, बात सुनिए, ये क्वेश्चन है कि आपको यूज करना है इक्वेशन PV बराबर nRT। इस इक्वेशन को यूज करते हुए ये दिखाना है कि किसी टेम्परेचर पर गैस का जो डेंसिटी है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल बात है, PV बराबर nRT है और हम लोग जानते हैं N बराबर m/m, मास बाई फॉर्मूला मास। इसको यहां अगर पुट करें तो PV बराबर m/m/RT। वॉल्यूम को अगर यहां शिफ्ट करें तो P = मास बाई वॉल्यूम RT/m। ये मास बाई वॉल्यूम को डेंसिटी लिख सकते हैं। अब अगर आप इस रिलेशन को देखें तो किसी टेम्परेचर पर प्रेशर और डेंसिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यही लाकर छोड़ देना है, ये क्वेश्चन बन गया। तो अभी हम आपको आज कुछ फॉर्मूला पे केवल काम करवाए हैं, आपको इतना फॉर्मूला याद रखना है, इसके आगे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है काफी, अगले क्लास में हम लोग पढ़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। एनफ फॉर द डे।